21 नंबर कोटेशन देखना, यहां पर लिखा होगा क्षार से अच्छा दग्ध हुआ है। क्षार अच्छा दग्ध हुआ है कि नहीं, प्रॉपर क्षार का एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं, वर्क हुआ है कि नहीं, कैसे जानोगे? तो लिखा होगा तस्माद तस्मिन पतिते अपतिते व्याधो कृष्णता दग्ध लक्षणम, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देना। अगर क्षार ने सही से वर्ग किया होगा, अगर प्रॉपर क्षार दग्ध हुआ होगा, तो वहां का स्थान कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, तो ये क्षार दग्ध का लक्षण है। आप हाईलाइट कर देंगे कृष्णदा दग्ध लक्षणम, आप हिंदी देखना लिखा होगा, उस स्थान का कृष्ण हो जाना क्षार दग्ध का लक्षण है। आपने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। और आगे हाईलाइट करना तत्र अम्ल वर्ग समन सर्पी मधुर संयुता को आपने हाईलाइट कर लिया, यहां पे पूरी की पूरी लाइनों को हाईलाइट कर दिया। इट मीन्स यहां पर तत्र अम्ल वर्गो, अम्ल वर्ग के द्रव्यों में समन करने के लिए, अब वहां पर जो उसके बाद उसको जो पीड़ा होगी, चूंकि क्षार अप्लाई किया गया है तो जाहिर सी बात है पीड़ा होगी, जलन होगा। तो अगर पीड़ा या जलन होती है तो आपको क्या करना है, हाईलाइट करना अम्ल वर्गों के द्रव्यों में घृत और मुलेठी का चूर्ण मिला करके लगाने से जलन और पीड़ा जो होती है, ये सब दुख शांत हो जाते हैं। आपने हाईलाइट कर दिया। तो याद रखना अम्ल वर्ग के द्रव्यों में घृत और मुलेठी दोनों ही शीतवीर्य होते हैं और इनको प्रयोग करना है। हमने देखा यहाँ पे कि क्षार दग्ध का कंडीशन हो, कृष्ण हो जाएगा क्षार दग्ध में, लक्षण है ये उसका। और इसमें हम घृत और मुलेठी को अम्ल वर्ग के द्रव्यों में पका करके लगाएंगे, वहां पे हाईलाइट करना है। कोटेशन नंबर 22 छोड़ देंगे। 23 नंबर कोटेशन आप देखना, यहां पर पहली लाइन पर लिखा होगा अम्ल कांजिक बीजानी, अंडरलाइन करेंगे अम्ल कांजिक बीजानी, और तिलान मधुक मेवचा, अंडरलाइन करेंगे इसको भी। यहां पे अगर कोई क्षार से दग्ध हो गया हो, आप यहां पर एरो करेंगे क्षार दग्ध, क्षार दग्ध से स्थान अगर विशीर्ण हो गया हो, स्थान विशीर्ण हो गया हो, तो ये उसकी कंडीशन है। आप हिंदी देखना लिखा होगा अम्ल कांजी के बीच अर्थात उसके तल भाग में अवक्षिप्त तिल और मुलेठी, इन्हें सम प्रमाण पे लेकर पीस करके क्षार दग्ध स्थान पर लेप करें, ऐसा बताया है। आपने बस अंडरलाइन कर लिया इसको, बाकी सब छोड़ देंगे। आप 23 नंबर के सेकंड पाद पर देखना लिखा होगा, हाईलाइट करेंगे तिल कलकह श मधु को कॉमा करके आपने हाईलाइट कर लिया। घृताक्तो व्रण रोपड़ा, तिल का कल्क और सा मधुक, मधुक मतलब होता है मुलेठी, तिल के कल्क और मुलेठी का चूर्ण को घृत में पीस कर लगाने से उस व्रण का रोपण हो जाता है जो व्रण बना है। आप सबसे लास्ट लाइन को देखना लिखा होगा तिलों के कल्क और मुलेठी का चूर्ण को घृत के साथ पीस कर लगाने से व्रण का रोपण हो जाता है। तो क्षार के द्वारा जो व्रण बना होगा उसका रोपण कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना तिल का कल्क, आप इसको तिल के कल्क को टी से याद रखना, टी, मुलेठी को एम से याद रखना, और घी को जी से याद रखना। तो जो क्षार दग्ध होने से या क्षार के दग्ध में स्थान अगर विशीर्ण हो गया है तो आप क्या करोगे, तो मुलेठी, तिल का कल्क और घी, तो आप इसको माता जी करके याद रख सकते हो। माता, माता जी क्या करेंगी, व्रण को ठीक कर देंगी। तो मां से मुलेठी, ता से तिल और जी से हो जाएगा घृत, तो माता जी करके हम लोग इसको याद करेंगे, माता जी व्रण को ठीक कर देंगे, ऐसा आप समझ जाएंगे। कोटेशन नंबर आप 24, 25, 26 और 27 देखेंगे। यहां पर 25 नंबर के सेकंड पाद पर देखना लिखा होगा अम्ल वर्जान रसान क्षारे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पूरी लाइन को हाईलाइट करना और अम्ल वर्जान को अलग कलर का हाईलाइटर यूज करके हाईलाइट करना। जो क्षार है उसमें अम्ल रस ना होकर के, अम्ल रस नहीं है, आपने हाईलाइट कर दिया अम्ल वर्जान रसान क्षारे, क्षार में रसों में केवल अम्ल रस नहीं है, आपने हाईलाइट कर दिया। और 26 नंबर कोटेशन देखना, 26 का पहला पाद हाईलाइट कर देंगे, लिखो लिखा होगा कटुकस तत्र भूयिष्ठों को आपने हाईलाइट कर दिया और कॉमा कर दिया। अम्ल रस बिल्कुल नहीं है, कटुक रस सबसे ज्यादा क्षार में कटु रस मौजूद है, आपने ऐसा हाईलाइट किया। सुश्रुत कहते हैं, ये डल्हड़ ने कहा है ऐसा, जब सुश्रुत संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन डल्हड़ का खुद का मत अलग है, ये सुश्रुत ने जो बोला है वैसा उन्होंने लिखा। और लमड़ो, जो लवण रस है बोलते हैं, सबसे अनुरस है, सबसे कम मात्रा में लवण रस है, अम्ल रस तो है ही नहीं उसमें, ऐसा सुश्रुत का कहना है कि अम्ल रस क्षार में नहीं है, कटुक रस सबसे ज्यादा है और लवण रस सबसे कम है, आपने हाईलाइट कर दिया। और आप 27 नंबर पर देखना लिखा होगा माधुर्याद शमम आपनोति वनही रिद्धम इव आप्लुतः को आपने इसको भी हाईलाइट कर दिया। आप इसकी हिंदी देखना, हिंदी में फर्स्ट लाइन छोड़ेंगे
सेकेंड लाइन छोड़ेंगे, थर्ड लाइन देखो लिखा होगा, क्षार के अंदर अम्ल रस को छोड़कर सभी रस विद्यमान होते हैं। हमने इस लाइन को पूरी हाईलाइट कर दिया। कटु रस अधिक मात्रा में आप हाईलाइट करना, कटु रस अधिक मात्रा में या प्रधान रहता है, हाईलाइट कर दिया। लवण रस जो होता है अल्प मात्रा में या अप्रधान रहता है, आपने इसको भी हाईलाइट कर दिया। लवण रस सबसे कम रहता है। और आगे की लाइन बस केवल पढ़ लेना जो हमने लास्ट में लिखा है, लास्ट में हाईलाइट किया था। जब तीक्ष्ण लवण रस अम्ल रस के साथ मिलता है तब तीक्ष्ण भाव को त्याग कर अत्यंत मधुर भाव को प्राप्त कर जाता है, मधुरता से शांत हो जाता है, जिस तरह जल से अग्नि शांत हो जाती है। बस इसको पढ़ करके आप बढ़ जाएंगे आगे। विमर्श देखना, विमर्श लिखा होगा, इसका अर्थ डल्हड़ ने विपरीत किया है, आप हाईलाइट कर देंगे। डल्हड़ ने विपरीत किया है अर्थात उनका कहना डल्हड़ का कि लवण रस जो है वो प्रधान है, जिसको सुश्रुत ने बोला कि ये अप्रधान है, मतलब सबसे कम है, उसको बोला सबसे ज्यादा प्रधान है। और कटु रस जिसको सुश्रुत ने कहा सबसे ज्यादा है, उसको ये कहते हैं सबसे कम है। तो ये थोड़ा सा डल्हड़ का अपना अलग मैटर चलता है, अंडरलाइन कर देंगे और आप याद रखेंगे इसको। कोटेशन नंबर आप 28 पर आ जाएंगे, 28। और यहां पर बस मिडिल पर देखना लिखा होगा, फर्स्ट फुल स्टॉप के बाद हीन दग्धे आप अंडरलाइन कर देंगे। हीन दग्धे व्याधि वृद्धिश्च आप अंडरलाइन कर दिया लास्ट में। हीन दग्धे, हीन दग्ध होने पर, हीन दग्ध होने पर, रुग्ण स्थान पर जो भी होती है, जैसे पीड़ा होगी, खुजली होगी, उस स्थान की जड़ता, ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे तो व्याधि वृद्धि हो जाती है। आप अंडरलाइन करके बस आगे बढ़ जाएंगे। कोटेशन नंबर आप 30 देखेंगे, कोटेशन नंबर 30। यहां पर क्षार कहां कहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए लिखा होगा, न एते क्षार कृत्या, अंडरलाइन कर देंगे इस लाइन को। क्षार का प्रयोग कहां कहां नहीं करना चाहिए, तो दुर्बल में आप अंडरलाइन करना, दुर्बल में। बालक में नहीं करना चाहिए, अंडरलाइन कर देंगे बालक में। पता चला कि जलने लगेगा और वहां पे जब आसानी दर्द होगा वो बेहोश हो जाएगा वहीं पे, तो बच्चे पे नहीं करना है। जो बहुत ज्यादा डरपोक उन पे नहीं करना है। सर्वांग सून पे नहीं करना है, जिसकी पूरे शरीर में सोथ हो ऐसे व्यक्ति में भी क्षार का प्रयोग नहीं करना है। हाईलाइट करना, उदर वाले रोगी में, रक्तपित्त में नहीं करना है, गर्भिणी में नहीं करना है, ऋतुमती को आप स्टार करके हाईलाइट कर देना, ऋतुमती में भी नहीं करना है। जिसको मेंसेस जा रहे हो, जिसका मेंसेस मतलब महीना शुरू हो, ऐसे लड़कियों को भी नहीं करवाना चाहिए, महिलाओं को भी नहीं करवाना चाहिए। हाईलाइट करेंगे इस लाइन को और आगे बढ़ जाएंगे। फिर 30 नंबर के सेकंड पैराग्राफ में ज्वरी करके लिखा होगा, ज्वरी अंडरलाइन करना। प्रमेही वाले पेशेंट को भी क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इवन जो क्लीवता वाले पेशेंट हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा क्लीव करके लिखा होगा, आप बस अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे लास्ट पर लिखा होगा फल योनिया, फल योनि, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, मतलब वजाइना का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, गर्भाशय का ऊपर की ओर या नीचे की तरफ उसका भ्रंश हो जाना पूरे तरीके से, तो वो आप एक होता है फल योनि, उसको उसमें भी नहीं करना चाहिए। आप देखना लिखा होगा क्षार कर्म नहीं करना चाहिए, कहां कहां नहीं करना चाहिए, तो आप हाईलाइट अंडरलाइन करेंगे, दुर्बल, बालक वृद्ध में नहीं करना चाहिए, सारे अंग में जिनके सोथ हो आपने अंडरलाइन किया। और आगे लिखा होगा उदर रोगी में नहीं करना चाहिए, हाईलाइट कर देंगे, उदर रोग में क्षार का प्रयोग नहीं। रक्तपित्त के रोगी में भी नहीं करना चाहिए, हाईलाइट करेंगे, गर्भिणी रजस्वला स्त्री में नहीं करना चाहिए। और आगे ज्वर वेग अगर बढ़ा हुआ हो तो भी नहीं करना चाहिए। प्रमेय में नहीं करना चाहिए, अंडरलाइन कर दिया। नपुंसक को आपने हाईलाइट कर दिया, नपुंसक जिस स्त्री की फल योनि अर्थात गर्भाशय ऊपर की ओर हो गया हो या नीचे की तरफ भ्रंश कर गया हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया हो ओवरऑल, तो ऐसे महिलाओं में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने हाईलाइट किया कुछ चीजें और कुछ चीजें अंडरलाइन की, सेम आप पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। कोटेशन नंबर आप 31 देखेंगे, यहां पर बताया गया है कि क्षार का प्रयोग कहां कहां पर करना है, कहां कहां पे नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे की लाइन लिखा है मर्म स्थानों पर, मर्म स्थानों पर क्षार का प्रयोग नहीं करना है, आपने अंडरलाइन किया। मर्म, सिरा, स्नायु, संधियों पर नहीं करना है, तरुण अस्थियां जो हो वहां पर नहीं करना है, अंडरलाइन कर देंगे। सेवनियों में नहीं करना है, नाभि में नहीं करना है, नखांत में नहीं करना है, सेफ में मतलब जो पेनिस का है, शिश्न के भीतर भाग में नहीं करना है, आपने अंडरलाइन कर दिया। और आगे लिखा होगा चा प्रदेशु, अक्षणोश्च को आप हाईलाइट कर देंगे। अक्षणोश्च मतलब आंखों में क्षार का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर आंखों में प्रयोग करते हैं, कौन सी है, तो लिखते हैं अक्षणोश्च ना दद्याद, आंखों में क्षार का प्रयोग नहीं करना है, अन्यत्र सिवाय वर्तम रोगात को आप बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देंगे।
बल्कि अलग कलर का हाइलाइटर यूज करना है इसके लिए। अन्यत्र वर्त्म रोगात, ऐसा समझ लेना कि जो वर्त्म रोग हैं, मतलब कि जो वर्त्मगत रोग होते हैं आंखों के, उनमें हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। वर्त्मगत रोगों को, आप सेकंड लाइन देखना, हिंदी की सेकंड लाइन मिडिल से, वर्त्मगत रोगों को छोड़कर नेत्र के सब रोगों में क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप यही जो वर्त हाईलाइट करेंगे इसको, वर्तगत नेत्र के रोग को छोड़ करके सभी रोगों में क्षार का प्रयोग न करें। आप यहीं से एक एरो निकालेंगे और लिखने मतलब, ये क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा सवाल गलत होने वाला है, सबसे होता है, हर बार लिखवाते हैं तब भी गलत होता है। इसका मतलब हो गया, मतलब वर्तमगत रोगों में क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आप लिख लेना। शुद्ध हिंदी में लिखेंगे कि मतलब वर्तमगत रोगों में क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। आप ऊपर टॉप में एक क्वेश्चन लिखना, इससे भी समझ में नहीं आ जाएगा तो क्वेश्चन से तो जरूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे क्षार निषिद्ध, जहां पर क्षार कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो वहां पर लिखेंगे क्षार निषिद्ध, क्षार निषिद्ध स्थल नहीं है, क्षार निषिद्ध स्थल नहीं है। आप एक नंबर लिखेंगे नेत्र वर्त्म, एक नंबर। आप दो नंबर लिखेंगे नखांते, नखांते। आप 3 नंबर लिखेंगे मेढ, मेढ। आप 4 नंबर लिखेंगे नाभि। कहां पर क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है, मना नहीं किया गया है, तो आप नेत्र वर्त्म को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही सही है। एकदम लास्ट में कोटेशन नंबर आप 33 को देखेंगे, 33, और यहां पर 33 का पहला ही लाइन लिखा होगा, बॉक्स में बंद करके इसको हाईलाइट करना, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करेंगे, विष अग्नि शस्त्र अश्नि मृत्यु कल्पा। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स में बंद कर दिया और अलग कलर का हाईलाइटर यूज किया हमने। आप इसको रेफरेंस लिख देना, REF। आपको ये रेफरेंस दे देगा कि विष के जैसे, अग्नि के जैसे, शस्त्र के जैसे और वज्र के समान जो मृत्यु को करने वाला होता है, किसके बारे में बोला गया है ऐसा? विष अग्नि शस्त्र अश्नि मृत्यु कल्पः। तो आप ये क्षारों को सर्कल में बंद कर देना, ये क्षार के बारे में बोला गया है, ऐसे एरो कर देंगे। ये लाइन आपसे पूछेगा, लाइन दे देगा पूरी, विष अग्नि शस्त्र अश्नि मृत्यु कल्पः, क्षारों, क्षार के बारे में बोला गया है। और आगे अंडरलाइन कर देंगे यहां पे, भवती अल्पम अति प्रयुक्ता। इसीलिए भवती अल्पम अति प्रयुक्ता, इसीलिए जो स्वल्प बुद्धि वाले हैं या कम शास्त्र पढ़े हुए लोग हैं, अगर ऐसे लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो क्षार है इस तरह से होता है। और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन अगर धीमता सम्यक प्रयोग, तो अगर सम्यक प्रयोग कर रहा है धीमता बुद्धिमान व्यक्ति, तो बड़े बड़े जो रोग होते हैं उनको भी ठीक कर देता है। हमारे लिए मतलब का शब्द ये है, विष अग्नि शस्त्र अश्नि मृत्यु कल्पः, क्षार के बारे में बोला गया है। इस तरह से ये जो चैप्टर है क्षार वाला, ये समाप्त होता है। कल से एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है अग्नि कर्म विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, एटलीस्ट 20 से लेकर के 22 या 23 चैप्टर जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आगे की चीजें फिनिश भी होती हैं। तो आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से।